आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो आप लोगों का हिंदी इलेक्टिव में एक जो बुक है अंतराल, यानी जो आपका पतला वाला हिंदी है, उसका यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। जो कराऊंगा इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोग हिंदी का कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आप लोगों को लिंक मिलेगा और वहां से आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है सूरदास की झोंपड़ी, तो इस चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके हर एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए हमारा चैप्टर हो गया सूरदास की झोपड़ी, इसके लेखक का नाम हो गया प्रेमचंद। लेखक का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा। तो सूरदास की झोपड़ी के यहाँ पर लेखक का नाम क्या हो गया? प्रेमचंद इसके लेखक का नाम हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के लेखक कौन है? तो भाई प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जगधर को स्वयं पर सूरदास की झोपड़ी जलाने का संशय कब होता है? जब वह नायकाराम की बात सुनता है तब उसको यह संशय होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर यह हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए हिंदी का अगर आपको एमसीक्यू बनाना है तो अगर आप हिंदी बुक के चैप्टर को अगर रीड कर रहे हैं तो भाई आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज क्लियर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि भैरव और सुभागी का सूरदास से क्या संबंध था? देखो भैरव और सुभागी पति पत्नी थे, तो यहाँ पर ये जो भैरव और सुभागी है इनका सूरदास से क्या संबंध है? तो ये आपस में पड़ोसी थे। क्या थे? पड़ोसी। तो पड़ोसी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4 कि भैरव की पत्नी का नाम क्या था? तो सुभागी। भैरव की पत्नी का नाम सुभागी। ठीक है, सुभागी। ठीक है, सुभागी के पति का नाम अगर पूछा जाए तो भैरव बोलना है। ठीक है, सुभागी के पति का नाम हो गया भैरव और भैरव की पत्नी का नाम हो गया सुभागी। इस बात को भी आप जान लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूरदास को किसके जल जाने का ज्यादा दुख था? तो पोटली। जब सूरदास की पोटली जल जाते हैं तो भाई बहुत ही दुख पहुंचता है इनको, तो पोटली हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसका झोपड़ी जलता है उसको इतना दुख नहीं है जितना इसके पोटली जल जाने से इनको दुख है। इसके बाद आगे देखो, मिठुआ और सूरदास के बीच कौन सा रिश्ता था? तो बाप बेटे का, यानी कि सूरदास के बेटे का नाम मिठुआ था। ये दोनों के बीच का जो रिलेशन था क्या था? बाप बेटे का था। आगे देखो अगला क्वेश्चन, भैरव को सूरदास के प्रति उकसाने का कार्य किसने किया? तो जगधर ने किया। किसने किया? जगधर ने किया है। 7 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जगधर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि सूरदास की पोटली किसने चुराई थी? किसने सूरदास की पोटली चुराई है? तो भैरव ने। किसने चुराई थी? भैरव ने चुराई थी। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सूरदास की पोटली में कितने पैसे थे? कितने पैसे थे? तो उसमें लगभग करीबन 500 रुपये से ऊपर, 500 रुपये से अधिक पैसे थे उसमें। ठीक है, तो 9 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 500 रुपये से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि सूरदास ने पैसे कैसे जमा किए थे? तो ये भीख मांग मांग कर, ठीक है, यानी कि भीख मांग कर ये पैसा इकट्ठा किए थे, पैसा जमा किए थे। क्वेश्चन नंबर 11, जगधर कैसा व्यक्ति था? तो जगधर एक लालची व्यक्ति था। लालची हो जाएगा इसका आंसर, लालची। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सूरदास की झोपड़ी किस विधा में लिखा गया है? तो ये उपन्यास, ये एक उपन्यास का अंश है। ठीक है, कौन सा उपन्यास? उस उपन्यास का नाम है, प्रेमचंद का ही एक उपन्यास है जिसका नाम है रंगभूमि, और रंगभूमि उपन्यास का ही एक अंश है सूरदास की झोपड़ी। सूरदास की झोपड़ी। ठीक है, ये चीज आप जान लो। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, सूरदास की झोपड़ी पाठ में सूरदास कौन है? तो सूरदास इसमें एक अंधा भिखारी है, तो भिखारी हो जाएगा इसका आंसर। 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे कथन से सूरदास के चरित्र की कौन सी विशेषता उभर कर सामने आती है? मतलब यहाँ पर जब बोला जाता है कि अगर कोई आकर फिर से अगर हमारे झोपड़े को जला देते हैं तो सूरदास बोलते हैं कि कितनों भी बार आए, अगर कोई 100 लाख बार भी अगर हमारे झोपड़ी को जला देते तो हम 100 लाख बार हम अपने झोपड़ी को बना लेंगे। तो इससे क्या पता चलता है? इससे सूरदास की कौन सी विशेषता यहाँ पर सामने प्रकट होती है? कौन सी विशेषता उभर कर सामने आती है? तो भाई वो एक आशावादी दृष्टिकोण की यहाँ पर है।
जीवित रहने की जिजीविषा और आत्मविश्वास, ये सब के सब यहाँ पर जो विशेषता है उभर कर सामने आती है। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि सूरदास द्वारा पोटली में जोड़कर रखे रुपयों से क्या करने की योजना बनाई गई थी। देखिए, सूरदास पोटली में जो पैसा रखते थे उनका मकसद क्या था, वो इन पैसों से क्या करना चाहते थे। तो ये इन पैसों से देखो क्या क्या करना चाहते थे। पहला बात, वे अपने पुत्र मिठुआ का विवाह कराना चाह रहे थे। दूसरा, अपने पितरों को पिंडदान देना चाह रहे थे और अपने नामलेवा का उद्धार करने की। और एक कुआं भी अगर ऑप्शन में आता है ना, कुआं बनाने का, तो ये भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा। मतलब बात समझो, अपने बेटे का विवाह के लिए, जो पितरों जो उनका जो पूर्वज है उनका पिंडदान देने के लिए, उनको उद्धार करने के लिए ही ये पैसा इकट्ठा करते थे। ये हो जाएगा यहाँ पर इनमें से सभी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 क्या है। क्वेश्चन 16 है कि भैरव ने सूरदास पर क्या आरोप लगाया। तो बोलते हैं सूरदास को कि तुम ठगी हो, तुम दुष्चरित्र हो, तुम दुराचारी हो। यानी इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 क्या है कि सुभागी अकेले रहकर जीवन यापन करने का निर्णय किस कारण कर चुके हैं। तो जो भैरव का जो स्वभाव था ना, बहुत ही अच्छा नहीं था, मतलब बहुत ही खराब स्वभाव था, बहुत ही नीरस स्वभाव था। इसीलिए यहाँ पर सुभागी बोलता है कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि भैरव अपनी पत्नी सुभागी को बहुत ही मारते थे, पीटते थे, गाली गलौज करते थे, इसीलिए। ठीक है, तो भैरव के नीरस स्वभाव के कारण ये चाहती थी कि मैं अकेला ही रहूं। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। जगधर भैरव को क्या सलाह देता है। तो वे बोलते हैं कि तुम सूरदास का जो पोटली से जो पैसा चुराए हो उसको लौटा दो, यानी कि सूरदास के रुपये लौटा देने की सलाह देते हैं। 18 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। सूरदास का सारा नैराश्य, गैलानी और क्षोभ कैसे दूर हो गया। तो घिसू के द्वारा कहे गए शब्दों से। घिसू जो शब्द बोलते हैं उनसे क्या होता है, उनका जो भी निराशा था, गलानी था, क्षोभ था, सब दूर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि सूरदास में आशा का संचार होने पर वह अपनी प्रतिक्रिया कैसे अभिव्यक्त करता है। कैसे, तो दोनों हाथों से राख को उड़ाकर, जो झोपड़ी का जो राख होता है उसको दोनों हाथों से उड़ाकर ये अपने एक्सप्रेशन देते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं। सूरदास की सारी इच्छाएं धरी की धरी क्यों रह गई, इसीलिए क्योंकि उनका झोपड़ी तो जला और साथ ही साथ उनकी रुपयों की पोटली भी जल गई, इसी के चलते। तो झोपड़ी के साथ रुपयों की पोटली भी जल जाने पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे। तो नवाब राय, ये उर्दू से नवाब राय से लिखते थे, मतलब नवाब राय लिखते थे। और इनका वास्तविक जो नाम था धनपत राय। इनका वास्तविक नाम क्या था, धनपत राय, और इन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है। इस बात का भी आप लोग याद रखना। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। यह कथन किसका है। तो ये कथन है नायक राम का। किसका, नायक राम का ये डायलॉग है। आगे देखो, सुभागी भैरव से डरकर रात भर कहाँ छिपकर बैठी थी। तो सूरदास की झोपड़ी में, सूरदास की झोपड़ी में जाकर ये बैठी थी। सूरदास किस कार्य को पूर्ण करने हेतु रुपया इकट्ठा कर रहा था। किस कार्य को, तो मैंने अभी बताया कि अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए, मिठुआ की शादी कराने के लिए और कुआं बनवाने के लिए। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जगधर किसका खोंचा लगाता था। तो जगधर मिठाई का खोंचा, यानी ठेला आप बोल सकते हो, ठीक है, मिठाई का खोंचा लगाता था ये। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्यों छिपी। तो अपने पति की मार से बचने के लिए, अपने पति की मार से बचने के लिए हुए सूरदास की झोपड़ी में छिप जाते हैं, क्योंकि जो भैरव थे ना वो अच्छे आदमी नहीं थे, वह बहुत ही ज्यादा सुभागी को मारते थे, पीटते थे, गाली गलौज करते थे, इसीलिए। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 28। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। तो धनपत राय, धनपत राय हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, भैरव को सूरदास के खिलाफ उकसाने और भड़काने की किसकी भूमिका थी। तो जगधर थोड़ा नाटी कुटी आदमी है, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई। तो आग लगाने का कारण था, पहला बात तो जगधर ने उसको उकसा दिया। पूरे गांव में सुभागी और सूरदास के अवैध संबंध के बारे में बात विचार फैल जाता है और उनको शक भी होता है। सुभागी को मारने से रोकने के लिए फिर सूरदास मारने भी नहीं देते हैं सुभागी को। इन कारणों से क्या करते हैं, जो भैरव थे ये सूरदास की झोपड़ी को जला देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सुभागी थी ना वो इस भैरव के मार के डर से मतलब रात भर सूरदास की झोपड़ी में ही छिप कर रह जाती है। इसीलिए सूरदास को किस बात का दुख था।
तो झोपड़ी जल जाने का इनको दुख नहीं था, बल्कि रुपयों की जो पोटली थी ये जब खो जाता है, ये जब चोरी हो जाते हैं, इस चीज का उनको मतलब दुख था। तो रुपयों की पोटली खो जाने का उनको दुख था। आगे देखो, सुभागी किसकी पत्नी थी? तो भैरों की। तुम खेल में रोते हो, यह कथन किसका है? यह कथन है घिसू का। किसका? घिसू का। मिठुआ के मित्र घिसू ने मिठुआ से कहा। मिठुआ के जो मित्र है कौन? घिसू। और घिसू मिठुआ से बोलते हैं तुम खेल में रोते हो, ये कथन घिसू का है। ये कथन घिसू का है। और यही बात से यहाँ पर सूरदास को एनर्जी मिलता है। ठीक है, आगे देखो, सूरदास किस अंग से दिव्यांग थे? तो भाई वे अंधे थे, यानी वे दृष्टिहीन थे। वे दृष्टिहीन थे, ये हो जाएगा आंसर। सूरदास से संबंधित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यहां पर ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, सूरदास में अदम्य जिजीविषा और संघर्ष का भाव था। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ में अंधा भिखारी है। अंधा भिखारी कौन है? तो सूरदास इसमें अंधा भिखारी है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो 1880 में इनका जन्म हुआ है। नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में किस जिले में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, या फिर बनारस भी आप बोल सकते हो। बनारस बोलो या फिर वाराणसी बोलो, एक ही हुआ। ठीक है, तो प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। आगे देखो, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इनको धनपत राय के भी नाम से जाना जाता है। धनपत राय आप बोल सकते हो यहाँ पे। प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया? तो सोजे वतन। सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। ठीक है, जब्त कर लिया था। प्रेमचंद उर्दू रचनाएं किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय। किससे? नवाब राय से। नवाब राय हो जाएगा इसका आंसर। प्रेमचंद ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो माधुरी, हंस, मर्यादा, सब के सब, ये सभी हो जाएंगे इसके आंसर। और इनका निधन यानी प्रेमचंद का मृत्यु कब होता है? तो 1936 को। 1936 को इनका मृत्यु हो जाता है। सूरदास की झोपड़ी पाठ के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है, मैंने बता दिया। प्रेमचंद की किस उपन्यास का अंश सूरदास की झोपड़ी है? यह भी मैंने ऊपर में बता दिया है, रंगभूमि हो जाएगा। रंगभूमि उपन्यास। सूरदास की झोपड़ी पाठ में मुख्य नायक कौन है? तो सूरदास। इसमें जो मेन जो कैरेक्टर है कौन है? सूरदास है। सूरदास हो जाएगा इसका आंसर। सुभागी कौन थी? तो भैरों की धर्मपत्नी। भैरों की पत्नी का नाम सुभागी। सूरदास झोपड़ी में पोटली कहाँ छिपाकर रखता था? तो बडेर में। कहाँ रखता था? बडेर में छुपाकर रखता था। बडेर यानी छप्पर में। बडेर में छप्पर होता है, छप्पर में छुपाकर रखता था। सूरदास का किसमें विश्वास था? तो पुनर्निर्माण में। जब उनका झोपड़ी यहाँ पर जल जाते हैं तब भी बोलता है कि नहीं भाई उनको पुनर्निर्माण में विश्वास था। वो सोच रहे थे कि मैं फिर से झोपड़ी यहाँ पर बना लूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा पुनर्निर्माण हो जाएगा। जगदर किससे ईर्ष्या करता था? तो भैरों से। जगदर किससे ईर्ष्या करता था? भैरों से। ठीक है, ये सब आप लोग नोट डाउन करो। इसके बाद देखो हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है बिस्कोहर की माटी। ठीक है, इसके लेखक का नाम है विश्वनाथ त्रिपाठी। इनका जो जन्म है 16 फरवरी, देखो 16 फरवरी 1931 को बिस्कोहर गांव में हुआ था। और इसी को लेकर इन्होंने अपने गांव के बारे में एक आत्मकथा लिखा है जिसका नाम है बिस्कोहर की माटी। बिस्कोहर गांव अगर बोला जाए तो ये बस्ती जिला में है, उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में है बिस्कोहर गांव। और बिस्कोहर की माटी, ये जो चैप्टर आप देख पा रहे हो, इसके लेखक का नाम है विश्वनाथ त्रिपाठी और इनका जन्म 16 फरवरी 1931 को हुआ था। और कौन से आत्मकथा का अंश है बिस्कोहर की माटी? तो देखो यहाँ पर ये जो विश्वनाथ त्रिपाठी है इनका एक आत्मकथा है जिसका नाम है नंगा तलाई का गाँव। नंगा तलाई का गाँव। और इसी आत्मकथा से लिया गया है बिस्कोहर की माटी, मतलब इसी का एक अंश है बिस्कोहर की माटी। तो बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित उनकी आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा का नाम नंगा तलाई का गांव। ठीक है, इसमें लेखक ने अपने गांव, वहां के जीवन और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन किया है। इसमें कई प्रकार के सांपों का भी वर्णन हुआ है, जैसे होडहा, मजगिदवा जो कि विषहीन है, मतलब इसमें जहर नहीं है। धामिन ये भी विषहीन है। गेहुवन जो जहरीला है। घेरकाई भतिया ये भी जहरीला है। तो बहुत प्रकार के सांपों का वर्णन किया गया है। खैर कोई नहीं, चलो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं। अभी मैंने बता दिया ये जो चैप्टर आप देख पा रहे हो बिस्कोहर की माटी, ये किस विधा में लिखा गया है? तो ये आत्मकथा। ये आत्मकथा है, ये आत्मकथा है, लेखक का एक आत्मकथा है। बिस्कोहर की माटी पाठ के रचनाकार कौन है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी इनके क्या है? रचनाकार है, लेखक है। कोइया किसे कहते हैं? तो कुमुद के फूल को। कुमुद के फूल को कोइया बोला जाता है। देखो कुमुद के फूल को क्या बोला जाता है? कोइया। और इसको कोकाबेली भी बोला जाता है, याद रखना, इसको कोकाबेली। कोइया को कुमुद तथा कोकाबेली भी कहते हैं। कोइया को कुमुद भी बोला जाता है और कोकाबेली भी बोला जाता है। बिस्कोहर की माटी में लेखक ने किस अत्याचार की बात कही है? इसमें किस प्रकार के अत्याचार का बात हुआ है?
तो लेखक का जब दूध छूट जाता है, मतलब जब उनके छोटे भाई का जन्म हो जाता है तो उनका दूध छूट जाता है और उनके मतलब माँ के दूध पर छोटे भाई कब्जा कर लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरे ऊपर अत्याचार हो गया। यानी माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा, माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि बतिया, कथरी और बरहा का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब हो जाएगा फल का अविकसित रूप, बिछौना, खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई नाली, ये हो जाएगा इसका मतलब। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लो, अपने बच्चे के प्रति माँ के ममत्व को लेखक कब समझ पाया? माने अपने बच्चे के प्रति माँ का जो ममता है, लेखक इस चीज़ को कब समझ पाते हैं? जब वो देखते हैं कि बतखों को अपने अंडे सेते हुए देखकर। जब बतख अपने अंडे को सेते हैं तब उनको पता चलता है कि भाई माँ और बेटे में एकदम बहुत ही ममता होता है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बिस्कोहर में लेखक को खेतों, खलिहानों तथा तालाब आदि स्थानों पर किसके दर्शन होते थे, किसके दर्शन हो जाते थे? तो सांप के। मतलब हर जगह पे गांव है तो गांव में सांप देखने को ही आपको मिलेंगे, तो सांप के दर्शन हो जाते थे हर जगह पे। लेखक की माँ लू से उसे बचने के लिए क्या करती थी? तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग उसके कपड़ों में प्याज बांध देती थी। और भाई आम का प्रयोग भी करते थे, आम का प्रयोग भी करते थे, लेकिन यहाँ पर आम ऑप्शन में है नहीं। खैर कोई नहीं, चलो प्याज वाला ऑप्शन में है तो प्याज हो जाएगा, यानी उसके कपड़ों में प्याज बांध देती थी, ये हमारा इसका सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वर्षा ऋतु में आई आंधी, वर्षा और बाढ़ का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे क्या होते हैं? छप्पर, दीवार और घर नष्ट हो जाते हैं, सोच जाने की समस्या खड़ी हो जाती है, भीगी लकड़ी से चूल्हा जलाना कठिन हो जाता था। ऑप्शन 1, 2, 3 सब सही है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, धान की फसल से धरती किस ऋतु में फट जाती थी? तो शरद ऋतु में, शरद ऋतु में। ठीक है, शरद ऋतु। लेखक ने अपनी माँ की तुलना किससे की है? तो इस चैप्टर में बतख से किया गया है, बतख हो जाएगा। आगे देखो, ग्रामीण जीवन की कौन सी बातें आज के जीवन में प्रेरक और शिक्षाप्रद हो सकती है? तो यहाँ पर यह बात है कि पर्यावरण को संरक्षित रखना, बुजुर्गों की देखभाल करना तथा उन्हें सम्मान देना, माताओं द्वारा बच्चों को अपना दूध पिलाना, ये सब के सब हो जाएंगे, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में 13, वर्षा होने के बाद वातावरण में क्या परिवर्तन आता है? तो वर्षा होने के बाद पशु पक्षी झूमने लगते हैं, सही है। दूब और अन्य वनस्पतियों को नवजीवन मिल जाता है, ये भी सही है। पेड़ पौधों की सुंदरता देखते ही बनती है, ये भी सही है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, लेखक को आत्मिक सुख की प्राप्ति कैसे होती है? तो तालाब के जल में स्नान करके, तालाब के जल में स्नान करके इनको आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है लेखक को। आगे देखो, लेखक ने अपने से 10 वर्ष की बड़ी औरत की सुंदरता की तुलना के लिए किसका चयन किया है? तो यहाँ पर जूही और चांदनी का, जूही एक फूल होता है, तो जूही और चांदनी का यहाँ पर तुलना किया गया है, जूही और चांदनी हो जाएगा। एक गाना भी है ना, चांद सा रोशन चेहरा, भालों का रंग सुनहरा, तो बस वही समझो भाई, यहाँ पर चांद से यहाँ पर तुलना किया गया है। गांव में लू से बचने के लिए क्या उपाय किए जाते थे? मैंने बताया कि कपड़ों में प्याज की गांठ बांधना, कच्चे आम को पकाकर आम रस बनाकर पीना, ये सब के सब हो जाएंगे। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सही होगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो, भोजपत्रों पर भोज करने की किसकी परंपरा है? तो हिंदू परिवारों की, ये हिंदू धर्म की परंपरा है। आत्मकथा नंगा तलाई का गांव का नायक कौन है? तो विश्वनाथ। कौन है भाई? विश्वनाथ। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, एक है विश्वनाथ, एक है शिवनाथ, शिवनाथ नहीं भाई विश्वनाथ, ठीक है, विश्वनाथ हो जाएगा। अमरनाथ, जगन्नाथ, बहुत ऑप्शन है, विश्वनाथ सही होगा। लेखक ने माँ की तुलना बतख से क्यों की है? तो बच्चों के प्रति सतर्क रखने से, क्योंकि जो बतख होते हैं अपने अंडे को बहुत ही सतर्कता से मतलब सेते हैं, बहुत ही सतर्कता से उनको संभाल कर रखते हैं, इसीलिए ये हो जाएगा। आगे देखो, इसके बाद देखो हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। एक गांव है अपना मालवा, यहाँ पर मतलब पहले जो होता है ना भाई बहुत ही मतलब यहाँ पर हरा भरा बहुत ही अच्छा गांव रहता है, लेकिन वहाँ पर फैक्ट्री वगैरह लगने के बाद ये गांव पूरी तरीके से उजड़ जाता है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। इसके लेखक का नाम है प्रभास जोशी। प्रभास जोशी का जो जन्म है इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है और 1937 में इनका जन्म हुआ है, इस बात को खोपड़िया में डाल लो, ठीक है, क्योंकि ये सबसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अपना मालवा पाठ के लेखक का चुनाव कीजिए, कौन है? तो प्रभास जोशी इसके लेखक का नाम है। प्रभास जोशी का जन्म कब हुआ है? तो 1937 में इनका जन्म हुआ है। लेखक का जन्म कहाँ हुआ?
ठीक है, तो इनका जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है, इंदौर के मध्य प्रदेश में। 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 इंदौर मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे देख लो, प्रभाष जोशी ने पत्रकारिता का आरंभ किस संपादक के अंतर्गत किया था? तो राजेंद्र माथुर जो संपादक थे ना, इन्हीं के अंतर्गत किए थे। ठीक है, आगे देखो, प्रभाष जोशी ने अपना पहला अखबार निकाला जिसका नाम क्या था? इसका नाम था जनसत्ता। क्या नाम था इसका? जनसत्ता। जनसत्ता हो जाएगा। इसमें एक्चुअल में इसका जो मेन मोटिव था सामाजिक, इनका मोटिव क्या था? सामाजिक से रिलेटेड था ये। ठीक है, आगे देखो, जनसत्ता अखबार का संपादकीय किस क्षेत्र की ओर झुकाव रखता था? तो सामाजिक, मतलब सामाजिक गतिविधियों के ऊपर ज्यादा ये फोकस करता था। अपना मालवा किस विधा में लिखा गया है? तो संस्मरण। संस्मरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, संस्मरण हो जाएगा। पाठ के प्रारंभ में मालवा प्रदेश को कैसे प्रदर्शित किया गया है? तो स्टार्टिंग में भाई यहाँ पर प्राकृतिक संपदा से ये समृद्ध होते हैं, मतलब ऐसा कोई चीज नहीं है जो यहाँ पर ना हो, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, मतलब गजब। लेकिन फिर बाद में सब कुछ उजड़ जाता है वहां पे। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। चौमासा के समय मालवा तथा राजस्थान में किस भिन्नता की ओर संकेत किया गया है? तो चौमासा के समय क्या होता है, वहाँ पर जगह जगह तालाब बना हुआ था, जगह जगह तालाब बना हुआ था, जगह जगह तालाब बना हुआ था। त्योहारों के समय मालवा के घर आंगन को किससे लिपा जाता था? तो गोबर से, उसमें गोबर से लिपा जाता था। ठीक है, लेखक के अनुसार सभ्यताओं का जन्म किसने दिया? तो नदियों ने, नदियों से ही। क्योंकि भाई आप जितने भी सभ्यता को पढ़ोगे, चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ो, हड़प्पा सभ्यता पढ़ो, कोई भी सभ्यता पढ़ो, तो कोई ना कोई नदी घाटी किनारे की ही विकसित हुआ है हर एक सभ्यता। ठीक है, आगे देख लो, लेखक ने मालवा प्रदेश की किस विशेषता को रेखांकित किया है? तो मालवा प्रदेश की मिट्टी, नदियों का उद्गम और विस्तार, मालवा के लोगों और रहने और जीने का ढंग, मालवा की संस्कृति और बारिश। यानी इस चैप्टर में सब चीज के बारे में बताया गया है कि इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। लेखक के अनुसार खाऊ उजाड़ू सभ्यता का क्या तात्पर्य है? तो खाऊ उजाड़ू सभ्यता का तात्पर्य है कि जीवन मूल्यों की परवाह किए बिना विकास की अंधी दौड़ में शामिल होना। मतलब यहाँ पर कुछ भी ध्यान नहीं रखा जा रहा कि हमारे पर्यावरण किस प्रकार से नष्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्या नहीं, सब चीज के ऊपर ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बस विकास करना है, फैक्ट्री लगाना है, सब कुछ जुड़ जाए, किसी से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे देख लो, क्या है, नागदा स्टेशन पहुंचने पर मीनाजी ने लेखक को क्या जानकारी दी? तो जानकारी देते हैं कि अत्यधिक वर्षा के कारण सोयाबीन की फसलों के नष्ट होने की, मतलब बोल रहा है कि अधिक वर्षा के कारण सोयाबीन का जो फसल है वह नष्ट हो गया है। लेखक अब पहाड़ क्यों नहीं चढ़ पाएंगे? क्योंकि उनका एज बहुत हो गया है, कि अधिक आयु के कारण, उनका एज जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया, इसीलिए अधिक आयु के कारण। आगे देखो, मालवा में होने वाली बरसात पर जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? पहला, गेहूं और चने की फसल अच्छी होने की आशा में लोग प्रसन्न हो जाते हैं, सही है। नदियों में उबलता पानी और लहलहाते फसलों को देखकर संपन्नता का आश्वासन मिलता है, सही है। सोयाबीन की फसल नष्ट हो जाती है, ये भी सही है। इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। लेखक 2 बार विंध्य के घाट पर क्यों उतरते हैं? तो ओंकारेश्वर तथा नेमावर जाने के लिए। ठीक है, ये 2 जगह जाने के लिए ये उतरते हैं। क्वेश्चन 18 कि मालवा में पहले जैसी वर्षा न होने का क्या कारण बताया गया है? तो वहां पर पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों की तेजी से कटाई, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में लगातार वृद्धि, सबके सब हो जाएंगे इनमें से सभी। क्योंकि वहां पर इस प्रकार से वहां पर फैक्ट्री वगैरह लगाया गया जिससे वनों की अंधाधुंध कटाई की गई, जिससे वायु प्रदूषण, पर्यावरण में प्रदूषण हुआ, पर्यावरण में, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैसें की मात्रा बढ़ गई, यही सब इसका कारण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, आज की विकासशील और औद्योगिक सभ्यता को लेखक ने क्या माना है? तो इनको उजाड़ की अपसभ्यता, इसमें खाली उजाड़ ही है, उन्नति प्रगति कुछ नहीं है, बल्कि इसमें पूरा सब कुछ उजड़ जा रहा है। आगे देख लो, आगे है, लेखक मालवा की नदियों की दुर्दशा के लिए किसे जिम्मेदार मानता है? तो पश्चिमी देशों की सभ्यता को, जो पश्चिमी देशों की जो सभ्यता है, क्योंकि उधर ही अधिक मात्रा में फैक्ट्री वगैरह लगे हुए होते हैं, इसलिए पश्चिमी देशों की सभ्यता को लेखक मालवा की नदियों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार मानते हैं। इसके बाद आगे देखो, विक्रमादित्य भोज और मुंज ने तालाब या बावड़ियों किस लिए बनवाई थी? तो ताकि धरती के गर्भ में पानी को संचित रख सके, मतलब यहाँ पर भौम जल स्तर बनाए रखने के लिए, यानी कि धरती के गर्भ में पानी मतलब वहाँ पर इकट्ठा रहे, संचित रहे, इसीलिए। ठीक है, 21 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की सभ्यता नदियों के पानी को कैसा बना रही है? तो नदियों के पानी को भाई गंदे नालों के समान बना रहे हैं, गंदे नाले के समान बना रही है। क्योंकि देखो भाई फैक्ट्री वगैरह जो भी होती है ना, फैक्ट्री का जो भी कूड़ा कचरा वगैरह जो भी रहता है नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे नदियाँ जो है ना भाई एक नाले का रूप ले लेती है, ठीक है। तो गंदे नाले के समान इसको बना दे रहे हैं।
क्या है, नीर वाला मालवा सूखा हो जाने का क्या कारण है? तो पानी का लगातार दोहन करना, मतलब पानी का वहां पर अधिक की मात्रा में दोहन हुआ इसीलिए। इसके बाद देखो आगे क्या है, आगे है आधुनिक इंजीनियरों के अनुसार पुराने जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे। इसके पीछे हुए तर्क देते हैं, इसके पीछे हुए तर्क ये देते हैं, तो ज्ञान तो पश्चिम के रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण के बाद ही आया है। मतलब ये तर्क देते हैं कि भाई पहले उन लोगों को ज्ञान नहीं था, तो इंजीनियर जैसा ये काम नहीं कर पाएंगे। जो भी इंजीनियर का जो है ये पश्चिमी पुनर्जागरण के कारण ही, ये पुनर्जागरण के बाद ही आया है, इसीलिए। इसके बाद देखो लेखक की प्रकृति के संदर्भ में क्या धारणा उभर कर आती है? तो ये बोलते हैं प्रकृति के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य लेखक को स्वीकार नहीं है। मतलब प्रकृति के विरुद्ध अगर कोई भी काम करोगे तो यह हमें स्वीकार नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस है, वन लाइनर देखेंगे। पहला क्वेश्चन, नवरात्रि की पहली सुबह मालवा में क्या होता है? तो घर स्थापना की तैयारी होती है। मालवा में मानसून के जाने का कौन सा महीना होता है? तो यहाँ पर क्या है, क्वार का महीना। क्या हो जाएगा? क्वार का महीना हो जाएगा, ठीक है। बीते महीने उज्जैन में किसका पानी घरों में घुस गया था? तो शिप्रा नदी का पानी। इस बार के मालवा में कितनी वर्षा हुई है? तो 40 इंच। आज का मालवा कैसा है? तो आज का मालवा सूखा है। मालवा में किस वर्ष अतिवृष्टि हुई और कितनी? तो 1973 में करीबन 77 इंच के आसपास। लेखक के अनुसार हमारी वर्तमान सभ्यता, जिसे हम विकास की औद्योगिक सभ्यता मानते हैं, वह वास्तव में क्या है? तो वह खाऊ उजाड़ू की अपसभ्यता है। मतलब वह खाऊ उजाड़ू की अपसभ्यता है, उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें धरती के तापमान को कितना बढ़ा देती है? तो 3 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़ा देती है। आगे देखो, कितनी बारिश होने पर राज्य में सूखा घोषित किया जाता है? तो 28 इंच से कम। 28 इंच से कम अगर बारिश होती है तो राज्य में क्या होता है? सूखा घोषित किया जाता है। इसके बाद आगे देखो, धरती की तपश को बढ़ाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें किन देशों से अधिक निकलती है? तो अमेरिका तथा यूरोप जैसे विकसित देशों से। मतलब जिन देश में भाई अधिक मात्रा में फैक्ट्री वगैरह लगे हुए हैं उन देशों से। तो देखिए हमारे पास पहला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम है सूरदास की झोपड़ी। तो पहले हम लोग सूरदास की झोपड़ी चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको सबसे पहले देख लेते हैं, और बाद बाकी जो भी चैप्टर्स होगा एक एक करके हम लोग हर एक चीज को देख लेंगे। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, एकदम 100% का गारंटी है भाई। आप लोग पढ़ लो, इससे बाहर कुछ भी जाना नहीं है। देखिए ये जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है सूरदास की झोपड़ी, इसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। लेखक का नाम आप यहाँ पर कर लो। लेखक का नाम, कवि का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको करना है। और आगे मैं आपको एक गजब का ट्रिक दे दूंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। बस आप खाली पढ़ोगे और चुटकी बजाकर आप आंसर लिखोगे, कुछ भी रटना नहीं है। बस जो ट्रिक आएगा उस ट्रिक को आप लोग देख लेना। तो देखो यहाँ पे सूरदास की जो झोपड़ी, ये जो चैप्टर, इसके लेखक का नाम हो गया प्रेमचंद। और यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। क्वेश्चन है कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई, ये आपको बताना है। देखिए बात बहुत ही सिंपल है। एक भैरव है, एक कैरेक्टर। भैरव की पत्नी का नाम है सुभागी। जो भैरव थे ना, वे अपनी पत्नी सुभागी को बहुत मारते थे, पिटते थे। एक दिन क्या होता है कि जैसे भैरव सुभागी को मारने के लिए जाते हैं तो सुभागी मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में जाकर छिप जाते हैं। जैसे ही वहां पर छिपते हैं तो इनको शक हो जाता है, भैरव को शक हो जाता है सूरदास और सुभागी के कैरेक्टर को लेकर। पूरे गांव में भी इस बात का चर्चा हो जाता है, पूरे गांव में भैरव का बदनामी हो जाता है। तो उसी दिन भैरव ठान लेते हैं कि मैं बदला लूंगा, मैं सूरदास को बर्बाद कर दूंगा। और फिर बाद में सूरदास की झोपड़ी जला देते हैं और बदला लेते हैं। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं कि भैरव सूरदास से बहुत नाराज था। जब भैरव तथा उसकी पत्नी सुभागी के बीच में लड़ाई हुई थी तब सुभागी भैरव के मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है, जिससे भैरव को सूरदास और उसकी पत्नी सुभागी के चरित्र पर शक हो जाता है। पूरे गांव में भी इस बात की चर्चा होने लगती है और भैरव का पूरा बदनाम भी होता है। उसी दिन से भैरव सूरदास से बदला लेने की ठान लेते हैं। वह सूरदास को सबक सिखाना चाहता था। इस तरह उसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी और अपने अपमान का बदला ले लिया। तो कुछ इस प्रकार से ये चीज होता है। भाई कितना सिंपल है, आप देखो लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज एक बार पढ़ोगे आपके दिल और दिमाग और आपके खोपड़िया में घुसेगा, टेंशन मत लो। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचन कीजिए। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के बारे में आपको बताना है। देखो भाई बात बहुत ही सिंपल है। इस चैप्टर में होता क्या है, सूरदास का जो झोपड़ी है ये जल जाता है। सूरदास को पता है कि ये जो झोपड़ी है भैरव ने ही जलाया है। सूरदास को यह भी पता है कि जो रुपयों की जो पोटली है ये भी भैरव ने ही चुराया है। लेकिन फिर भी सूरदास ये बोलते हैं कि मेरा पोटली भी जल गया और मेरा झोपड़ी भी जल गया। ये बोलते हैं कि झोपड़ी जल गया इसका मुझे कोई दुख नहीं है, मैं झोपड़ी दोबारा से बना लूंगा, लेकिन मेरा जो पोटली जल गया जिसमें 500 रुपये से अधिक पैसे थे, अब इसको मैं कहां से लाऊंगा। इसीलिए
ये जो सेंटेंस है बोला गया है। आप देखो इसका आंसर क्या है। सूरदास एक अंधा भिखारी था, उसकी संपत्ति में एक झोपड़ी, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा और जीवन भर जमा की गई पूंजी थी। ये सब उसके जीवन के आधार थे। जमीन उसके किसी काम की नहीं थी, उस पर सारे गांव के जानवर चरा करते थे। सूरदास उसी में प्रसन्न था, सूरदास उसी में खुश था। झोपड़ी जल गई पर वह दोबारा भी बनाई जा सकती थी, लेकिन उस आग में उसकी जीवन भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई थी। उसे दोबारा इतनी जल्दी जमा कर पाना संभव नहीं था। उसमें 500 रुपये से अधिक पैसे थे। उस पूंजी से उसे बहुत सी अभिलाषाएं थी। वह गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहता था, अपने बेटे की शादी करवाना चाहता था तथा अपने पितरों का पिंडदान करवाना चाहता था। ये जो पैसा है इन्होंने जमा करके रखा था, इससे वह गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहता था, अपना बेटे का शादी देना चाहता था, गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहता था, ठीक है, पितरों का पिंडदान करना चाहता था। झोपड़ी के साथ ही पूंजी के जल जाने से अब उसकी कोई भी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती थी। उसे लगा कि यह फूस की राख नहीं है बल्कि उसकी अभिलाषाओं की राख है। उसकी सारी अभिलाषाएं झोपड़ी के साथ ही जलकर राख हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं था, बस दुख तथा पछतावा था। वह गर्म राख में अपनी अभिलाषाओं की राख को ढूंढ रहा था। वो राख में ढूंढ रहे हैं कि मेरा पैसा कहाँ चल गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कितना सिंपल है, आप देखो। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जागा और क्यों? होता क्या है भाई, देखो, जब भैरव क्या करते हैं, सूरदास की झोपड़ी से रुपया चुरा लेते हैं, तो बस यही कारण है जिससे क्या होता है, जगधर के मन में ईर्ष्या का भाव जागता है। देखो यहां पर आंसर लिखा हुआ है कि जगधर ने ही भैरव को सूरदास से बदला लेने के लिए उकसाया था। भैरव सूरदास की झोपड़ी में आग लगाकर उसके 500 से ऊपर रुपये की पोटली लेकर भाग जाता है। पैसा हाथ लग जाने के बाद भैरव जगधर को एक फूटी कोड़ी नहीं देता है, इसलिए जगधर भैरव से ईर्ष्या करने लगता है और भैरव की चोरी की बात सूरदास को बता दिया। जगधर सोचने लगा कि इस पैसे से भैरव की जिंदगी आराम से कट जाएगी। भैरव की खुशी जगधर के दुख का कारण बना। बात समझ में आ रहा है? जो भैरव जो सूरदास की झोपड़ी से जो 500 रुपया से अधिक वाला जो पोटली था उसको जब लेकर भाग जाते हैं और यहाँ पर जगधर को एको टका नहीं देते हैं, फूटी कोड़ी भी नहीं देते हैं, तब भाई यहाँ पर जगधर के मन में ईर्ष्या, उनके प्रति गुस्सा, ये सब आता है। फिर जाकर ये सूरदास को बता भी देते हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कितना सिंपल है, देखो। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास जगधर से अपने आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? ठीक है, तो क्यों रखना चाहता था? देखो, पहला पॉइंट है कि सूरदास एक अंधा भिखारी था। वह लोगों के दान पर ही जीता था। एक अंधे भिखारी के पास इतना धन होना लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकती थी। इस धन के पता चलने पर लोग उस पर संदेह कर सकते थे कि उसके पास इतना धन कहां से आया। लोग उसके प्रति तरह तरह की बात कर सकते हैं। वह स्वयं को समाज के आगे लज्जित नहीं करना चाहता था। इनके पास इतना सारा पैसा था, 500 रुपये से अधिक जो पैसा का था, जो पोटली जो था ना, उसको लेकर जब भैरव भाग जाते हैं तो किसी को कुछ भी नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अगर बोला जाए तो गांव वाला सोचेगा कि ये तो अंधा भिखारी है, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, क्या काम करता है, कहीं चोरी उरी तो नहीं करता है, वगैरह वगैरह बहुत तरह तरह की बातें जो होंगी। इस डर से सूरदास कुछ भी नहीं बोलते हैं, इसको गुप्त रखते हैं। आगे देखो, आगे क्या है कि सूरदास का मानना है कि जो होना था वो हो गया, अब बात बढ़ाने से क्या फायदा, इसलिए वह बात को दबाना चाहता था ताकि कोई और विपदा ना आ पड़े। बात समझ में आ रहा है? कितना सिंपल बात है। देखो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि सूरदास का कहना यह था कि भाई जो हो गया वो तो, जो होना था वो तो हो ही गया, अब आगे बात को बढ़ाकर क्या फायदा है, इसलिए और ये कुछ भी नहीं करना चाहते थे और ये जो बात है इसको दबा के रखे, गुप्त रखे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सूरदास और मिठवा की बातचीत से दोनों की किन विशेषताओं का प्रकाशन होता है? इसका आंसर देखो, सूरदास और मिठवा की बातचीत से दोनों की चरित्र की विशेषताओं के बारे में पता चलती है। सूरदास ने निराशा, चिंता को दूर कर यह ठान लिया था कि हम दूसरा घर बनाएंगे, चाहे उसे कोई कितनी ही बार जलाए, हम फिर से नया घर बना लेंगे। मतलब बोला कि कोई भी आदमी आता है, कितना बार हमारा झोपड़ी जलाए, कितना बार हमारा घर जलाए, हम लोग दोबारा से फिर से घर बना लेंगे। मिठवा जब रोता हुआ सूरदास के पास आता है तो यह देखकर सूरदास चौंक पड़ते हैं कि मिठवा रो रहा है। मिठवा एक खिलाड़ी है, उसे खेल में रोना नहीं चाहिए, बल्कि खेल हंसने के लिए है, रोने के लिए नहीं। मिठवा को खेल में कभी हार नहीं मानना चाहिए,
और न कभी निराश होना चाहिए। अतः सूरदास और मिठुआ की बातचीत से दोनों की आत्मविश्वास का पता चलता है। सूरदास किसी से बदला लेना नहीं चाहता था, बल्कि अपने मेहनत के दम पर नया झोपड़ी बनाना चाहता था। सूरदास का मोटिव नहीं था कि हम बदला लें, बल्कि भाई झोपड़ी जल गया, चलो नया झोपड़ी बनाते हैं, और एक में हमने फेल हुआ तो हम लोग दूसरी चीज को रिस्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज हुआ। आगे देखो, आगे है, देखो अगला क्या है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। मतलब बोलता कि अगर कोई झोपड़ी हमारा बार बार जलाता है, लाख बार जलाता है, जितना बार जलाएगा हम उतना बार बनाएंगे झोपड़ी। अगर कोई हमारे झोपड़ी को लाख बार जलाते हैं तो हम लाख बार अपनी झोपड़ी को बनाएंगे। ये जो कथन है, इस कथन से आपको बताना है कि सूरदास का जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, किस प्रकार से है, मतलब सूरदास कैसे आदमी है। तो पहला है देखो परिश्रमी, परिश्रमी है। सूरदास भाग्य के भरोसे रहने वाला नहीं था, उसे स्वयं पर विश्वास था। उनका झोपड़ी जल जाने के बाद भी वह उठ खड़ा हुआ और परिश्रम करने के लिए तत्पर हो गया। उसने यही संदेश मिठुआ को भी दिया कि जितनी बार उसकी झोपड़ी जलेगी वह उतनी बार उसे दोबारा खड़ा कर देगा। ये परिश्रमी व्यक्ति है भाई, ये भाग्य के भरोसे रहने वाली नहीं है। आप लोग भी भाग्य के भरोसे मत रहो कि एग्जाम सेंटर में चोरी चलेगा, फिर अभी पढ़ लो, टाइम है। ठीक है, आगे देखो। बहादुर, सूरदास भले ही अंधा था परंतु वह डरपोक नहीं था, मुसीबतों से सामना करना जानता था। इतने कठिन समय में भी वह स्वयं को बिना किसी सहारे के तुरंत संभाल सकता है। बहादुर था, अंधा था तो क्या हुआ, लेकिन ये बहादुर था। आगे क्या है, दृढ़ निश्चय, एक निश्चय कर लिया है। आप लोग भी निश्चय कर लो कि मुझे परीक्षा में इतना नंबर लाना है और जो दिन बचा हुआ इसमें जमकर पढ़ दो। तो दृढ़ निश्चय, वह एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति है। रुपये के जल जाने की बात ने उसे कुछ समय के लिए दुखी तो किया, परंतु बच्चों की बातों ने जिसे उसे दोबारा खड़ा कर दिया। उसे एहसास हुआ कि परिश्रमी मनुष्य दोबारा खड़ा हो सकता है, और उसमें दृढ़ निश्चय था, हार न मानने वाला। सूरदास कभी भी हार नहीं मानता था, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। सूरदास कठिन परिस्थितियों से लड़ने वाला व्यक्ति है, वह कभी हार नहीं माना, कभी भी हार इन्होंने नहीं माना। सहनशीलता, इसमें सहनशीलता, वो मुश्किलों का सामना बार बार करने की बात कहता है, इसलिए सूरदास में सहनशीलता भी है, सूरदास में सहनशीलता भी है। ठीक है, आगे देख लो। अब यहां पर हमारा अगला चैप्टर शुरू हो जाता है, जिसका नाम है बिस्कोहर की माटी। ठीक है, और इसके लेखक का नाम है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। क्या नाम है, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, कोइयां किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताइए। तो देखो भाई, कोइयां, कोइयां एक प्रकार का जल पुष्प है, मतलब जल में खिलने वाला एक प्रकार का पुष्प है, फूल है। यह पानी में उगता है, और ये कहाँ पे उगता है, पानी में। इसे कुमुद तथा कोकाबेली भी कहते हैं। देखो इसका और नाम है, कुमुद बोलो, कोकाबेली बोलो। लेखक के गांव, ये गांव है, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है, लेखक के गांव, ये गांव लिखना, ठीक है। लेखक के गांव में यह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेखक के गांव में ये जो कोइयां है बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसको आप लोग देखो, आगे चलो। इसका विशेषता क्या क्या है, देखो। पहला है कि जहां भी पानी भर जाता है वहां कोइयां अपने आप ही उग जाता है। जहां भी पानी भरा वहां पे कोइयां उग जाता था। इसकी गंध अत्यंत मनमोहक थी, एट्रैक्टिव, एट्रैक्ट कर लेगा, आपका मन को मोह लेगा। कोइयां चांदनी की तरह दुधिया होते हैं, इनका जो कलर है चांदनी की तरह दुधिया। कोइयां देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है। कोइयां जो होता है देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है। इस चीज को देखो, आगे चलो, आगे देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, बिस्कोहर की माटी के आधार पर ग्रामीण जीवन में आने वाली विपत्तियों का वर्णन कीजिए। ग्रामीण जीवन में क्या क्या विपत्तियां आती है, इसके बारे में आपको लिखना है। देखो पहला क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात के दिनों में बहुत सारे घर गिर जाते हैं। बरसात के दिनों में ग्रामीण क्षेत्र का घर जो होता है मिट्टी का बना हुआ होता है, तो बहुत सारे घर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। दूसरा, बरसात का पानी जहां तहां जमा हो जाता है, जिसमें मच्छर पनपते हैं और हमें डेंगू मलेरिया का शिकार बनाते हैं। देखो बरसात का पानी गांव में क्या होता है, जहां तहां जमा हो जाता है, सही तरीके से साफ सफाई नहीं होता है, फिर वहां से मच्छर मक्खी ये सब पनपते हैं और हमें बीमार करते हैं। आगे देखो, ग्रामीण गर्मियों में लू का शिकार हो जाते हैं। जो ग्रामीण होते हैं इनका खाने पीने का जैसे सही नहीं होता है, किन्हीं का टाइम पे नहीं होता है, बाहर धूप में काम करना होता है, तो ये लोग लू का भी शिकार हो जाते हैं। ये बात यहाँ पर है। आगे क्या है, गांव में जहरीले सांप बिच्छुओं का डर लगा रहता है। आप गांव में देखना भाई, जहरीले सांप मिलेंगे, बिच्छू मिलेंगे। गांव में अंधविश्वास अधिक मात्रा में होता है, जो ग्रामीण जीवन को विपत्ति में डालती है।
गांव में अंधविश्वास जैसे डायन, भूत, प्रेत, ये सब आपको देखने को मिलेगा। गांव में चेचक जैसी महामारी आम बात है, गांव में चेचक वगैरह होते रहते हैं, ये आम बात है। ग्रामीणों को प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़, सूखा इत्यादि का भी सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे गांव है जहां पर बाढ़, सूखा होते रहता है, बाढ़ आते रहती है, तो ये सब चीज का यहाँ पर सामना करना होता है ग्रामीणों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखो कि बिस्कोहर की माटी शीर्षक पाठ में लेखक ने किन फूलों और फलों की चर्चा की है। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से फूल और फल है। बिस्कोहर की माटी शीर्षक पाठ में लेखक ने कोइया, नीम के फूल, बेर का फूल तथा फलों में आम, सिंघाड़े की चर्चा की है। भाई सिंघाड़ा क्या है, आप खाए हो ना, पानी फल, पानी फल, पानी फल को ही सिंघाड़ा बोला गया है। यहाँ पे पानी फल खाए हो वही सिंघाड़ा। तो ये सब चीज का जिक्र हुआ है, ये सब फल का, ये सब फूल का। ठीक है, आगे देखो, आगे है अगला क्वेश्चन। बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है, टिप्पणी कीजिए। इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो क्या है, बच्चे का अपनी माँ से बहुत गहरा संबंध होता है। जाहिर सी बात है, माँ और बेटे का रिलेशन, माँ और बेटे का जो प्यार होता है, दुनिया का सबसे ट्रू वाला प्यार, ट्रू वाला लव होता है। यह संबंध कोख में आने के साथ ही जुड़ जाता है। जब बच्चा माँ की कोख में आता है ना, तभी से ये रिलेशन जुड़ना शुरू हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ के दूध पर ही 6 महीने तक निर्भर रहता है। बच्चा का जब जन्म हुआ तो 6 महीने तक पहले रहा, फिर इसी दूध को वह आगे और 3 वर्षों तक और ग्रहण करता है। माँ अपने बच्चों को दूध पिलाते समय अपने आंचल के छांव में रखती है। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ जीवन के कई वर्ष बिताते हैं। माँ और बेटे कई वर्ष बिताते हैं। बच्चा माँ के साथ ही रोता है, हंसता है, खेलता है, खाता है, पीता है, बड़ा होता है। माँ ये सब देखकर बहुत खुश होती है। आप देखना, जैसे किन्हीं का घर में बच्चा है, छोटा बच्चा है, बच्चा कितना भी शरारत करे, छोटा सा भी अगर कोई अच्छा काम कर देता है ना, तो बोलेगा मेरा बेटा ने ये कर दिया, मेरा बेटी ने ये कर दिया। तो जो भी हो ना भाई, ये जो खुशी है ये एक माँ को ही मिलती है। ठीक है, आगे देखो, माँ अपने बच्चों पर अपनी ममता लुटाती है। बच्चा माँ के आंचल में दूध पीता हुआ अपनी माँ के स्पर्श तथा गर्माहट को महसूस करती है। माँ बच्चे के लिए उसका पोषण करने वाली मित्र तथा एक स्त्री होती है। बच्चा गोद में कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी वो माँ से चिपकता है, तो कभी पैर आदि मारता है। धीरे धीरे बच्चे का विकास होता है, लेकिन फिर भी वह माँ का स्नेह पाता रहता है। यह स्नेह उसे आजीवन मिलता है। एक बात तो भाई फिक्स है, भले ही बच्चा माँ को भूल जाए, लेकिन माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूलते हैं। और अभी के टाइम का ट्रेंडिंग, बहुत सारे ऐसे फैमिली है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, लेकिन माँ जो है हमेशा पूरा लाइफ टाइम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, पूरा लाइफ टाइम उनको फिक्र होता है। इसके बाद आगे देखो, आगे क्या है, आगे है कि विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया। ठीक है, तो विश्वनाथ पर निम्नलिखित अत्याचार हुआ। देखो पहला पॉइंट क्या है, विश्वनाथ अभी थोड़े ही बड़े हुए थे कि उनके छोटे भाई ने जन्म ले लिया। अब माँ छोटे भाई को दूध पिलाने लग गई और विश्वनाथ का दूध पीना बंद हो गया। छोटा भाई माँ का पौष्टिक दूध पीता और विश्वनाथ गाय का बेस्वाद दूध पीता। देखो बात क्या है, विश्वनाथ अभी थोड़े ही बड़े हुए थे, फिर इसका क्या होता है, एक छोटे भाई इसके घर में आ जाते हैं, कि एक छोटे भाई का जन्म हो जाता है। जैसे ही छोटे भाई आया तो विश्वनाथ का दूध पीना बंद हो गया। अब यहाँ पर विश्वनाथ बोलते हैं कि माँ का जो पौष्टिक दूध है ये छोटे भाई को मिलता है और मुझे गाय का बेस्वाद दूध मिलता है। तो ये बात हो गया। आगे देखो, छोटे भाई के जन्म लेने के बाद विश्वनाथ का माँ का दूध पीना बंद हो गया था। साथ ही उन्हें पालन पोषण के लिए दाई को सौंप दिया गया, मतलब एक दाई इसका पालन पोषण करने लगे। वह उनको जमीन पर एक बिछोने पर लेटा देती। माँ का दूध छूटना और दाई द्वारा पालन पोषण विश्वनाथ को अत्याचार लगता है। मतलब ये जो दाई द्वारा पालन पोषण, माँ का दूध छूटना, ये सब विश्वनाथ को क्या लगता है, एक अत्याचार लगता है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखो, आगे है क्वेश्चन नंबर 6, क्या है कि गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप भी उन उपायों से परिचित है? तो देखो, गर्मी और लू से बचने के उपाय निम्न प्रकार से है जो पाठ में दिया गया है। पहला क्या है कि प्याज द्वारा इलाज। इस पाठ में बोला गया है कि लेखक की माँ लेखक को गर्मी और लू से बचाने के लिए उसकी धोती या कमीज पर प्याज बांध देते थे। प्याज खाने से लू यहाँ पर दूर होता है। और ये सही है भाई, हम लोग भी प्याज खाते हैं गर्मी के दिनों में। चावल जो खाते हैं ना, भात जो खाते हैं, उसमें पानी दे के शाम के टाइम बड़ी खाते हैं, बड़ी मजा आता है। ठीक है, बासी भात में भी प्याज दे के खाते हैं। आम द्वारा इलाज।
लेखक की माँ लेखक को गर्मी और लू से बचने के लिए आम का शरबत पिलाती थी, शरीर में आम का लेप लगा देती थी और आम को भूनकर या उबालकर उसके सिर को धोती थी। मतलब आम, और जाहिर सी बात है भाई हम लोग भी प्याज का यूज करते हैं और आम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब पार्ट में जो दिया गया है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है। लेखक यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी माँ की जो तुलना है बतख से करते हैं। यानी देखो बतख भी अपने बच्चों, भाई कोई भी सिर्फ बतख का ही बात नहीं हो रहा है, दुनिया में कोई सा भी आप बात कर लो, कोई सा भी प्राणी है जिसमें जीवन है, जो बच्चा जन्म देते हैं, ठीक है, वो अपने बच्चों का देखभाल पक्का करते हैं, पक्का करेंगे। भाई माँ है, दर्द सबको होता है, वही बात यहाँ पर बोला गया। देखो पहला क्या है, लेखक के अनुसार जब बतख अंडा देने वाली होती है, जब बतख अंडा देने वाली होती है तो वह पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती है, फिर अंडे देकर बतख उस अंडे को पंखों में छिपाए रखती है, वह अपने अंडों को बहुत ही सतर्कता से फोड़ती है। इसी प्रकार माँ भी अपने बच्चों की देखभाल बड़ी सतर्कता से करती है और अपने बच्चों को संकटों से बचाती है। बतख क्या करते हैं भाई, वो जैसे पानी में रहते हैं, जैसे उनको अंडा देना होता है वो पानी से बाहर आ जाते हैं, पानी से बाहर आते हैं, अंडा देते हैं और अपने अंडों को एकदम अच्छे तरीके से भाई उनका देखभाल करते हैं, पंखों में छिपा कर रखते हैं, और जब फोड़ने का टाइम आता है बहुत ही सावधानी पूर्वक बहुत ही सतर्कता से फोड़ते हैं, वो चीज बोला गया है। लेखक ने माँ और बतख दोनों को ममतामयी बताया है क्योंकि ये दोनों अपने बच्चों पर ममता लुटाती है, ये दोनों ममतामयी है, माँ भी और बतख भी, क्योंकि दोनों क्या करते हैं, अपने बच्चों पर ममता लुटाती है। माँ अपने बच्चों को आंचल में छिपाकर दूध पिलाती है, ठीक उसी प्रकार बतख भी अपने बच्चों को पंजों में छिपाकर रखती है। माँ क्या करती है, आंचल में छिपाकर अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो बतख भी यहाँ पर अपने अंडों को पंखों में छिपाकर रखते हैं। इसलिए देखो तुलना यहाँ पर माँ की जो तुलना है बतख से की गई है। आगे क्या है देखो, आगे है हमारा फूल केवल गंध ही नहीं देते दवा भी करते हैं, कैसे, देखो इसका उत्तर, फूल केवल गंध ही नहीं देते दवा का काम भी करते हैं। लेखक के गांव में अनेक रोगों का उपचार फूलों के द्वारा किया जाता है जो निम्न प्रकार से है, जो निम्न प्रकार से है। देखो पहला, नीम के फूल और पत्तों का उपयोग चेचक बीमारी दूर करने के लिए किया जाता है। आप देखे होंगे अगर घर में किसी का चेचक हुआ है, हम लोग जैसे आम भाषा में बोलते हैं मायर खिला, ठीक है, मायर खिला बोला जाता है, शीतला माँ बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब जो चीज होता है इसका जो हम लोग इसका जो इलाज करते हैं किसके द्वारा करते हैं, नीम का जो फूल है और जो पत्ता है इससे किया जाता है। गांव में फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल इत्यादि का संबंध जोड़ा जाता है। जाहिर सी बात है, और आप देखना बोला जाता है बहुत सारे ऐसे फूल है, बोला जाए इस फूल का सेंट से ही सांप आएगा, बहुत सारा ऐसा फूल है बोलेगा इस फूल का सेंट से भूत भाग जाएगा, बहुत सारे ऐसे फूल है जिसका पूजा हम लोग इस देवी के लिए करेंगे, इस देवता के लिए करेंगे। तो इस प्रकार का एक अवधारणा, एक संबंध बनाया गया है। लेखक के गांव के बहुत सारे फूलों का उपयोग लू के उपचार में किया जाता है, बहुत सारे ऐसे फूल है जिसका उपयोग लू के उपचार में होता है। बेर के फूल को सूंघने से ततैया का डंक झड़ जाता है। ततैया मान के चलो किसी को डंक मार दिया तो उसका डंक बेर के फूल से झड़ जाएगा, ठीक है, उसको सूंघने से। आगे देखो, आगे है हमारा बिस्कोहर की माटी के लेखक माँ की ममता का वर्णन किस प्रकार करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, पहला, माँ अपने बच्चों को अपने आंचल के छांव में रखती है। दूसरा, माँ अपने बच्चे का देखभाल करती है, उसको खिलाती है, पिलाती है और बड़ा करती है। तीसरा, माँ अपने बच्चों पर अपनी ममता लुटाती है। चौथा, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। पांचवा, माँ अपने बच्चों पर आने वाले संकटों के प्रति सतर्क रहती है। अगला क्या है कि जब बच्चा माँ के कोख में रहता है तब से ही माँ सतर्कता बरतती है। जाहिर सी बात है भाई, जब बच्चा पेट में आ जाती है, जब माँ प्रेगनेंसी में होती है तो अभी से ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, रात में नहीं जागना है, रात में जल्दी सोना है, कई प्रकार के कई चीजों का ध्यान रखती है, ठीक है। इसको देखो, इसके बाद आप आगे देखो, अगला हमारा चैप्टर है जिसका नाम है अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में, और इसके लेखक का नाम है प्रभास जोशी। क्या नाम है, लेखक का नाम है भाई प्रभास जोशी। अब इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है देखते हैं, यही हमारा लास्ट चैप्टर है, फिर ये जो हमारा अंतराल है ये खत्म होगा, फिर हम लोग अंतरा में जाएंगे और अंतरा के क्वेश्चंस को भी करेंगे। चलो आते हैं और एक एक करके देखते हैं। देखो भाई यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, दिख रहा है सब कुछ, आपको सब कुछ दिख रहा है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है कि अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, उसके क्या कारण है, और ये वन ऑफ द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या है क्या नहीं है, इसका आंसर पहला होगा कि मालवा में उद्योगों का तेजी से विकास हुआ,
उद्योग पर्यावरण को बहुत ही अधिक मात्रा में प्रदूषित करते हैं। उद्योगों से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण इत्यादि हो रहा है। इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया और अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। यानी मालवा में बहुत ही तेजी से फैक्ट्री, उद्योग वगैरह लगाए गए। और भाई आपको पता है कि जो फैक्ट्री, जो उद्योग होते हैं, वहां से वायुमंडल में हर एक प्रकार का प्रदूषण फैलता है, चाहे जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, हर एक प्रकार का प्रदूषण, जिससे क्या हुआ, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। और मालवा में पहले जिस प्रकार का पानी पड़ता था अब वैसा पानी नहीं पड़ रहा है, वही चीज यहां पर बोला गया है। आगे देखो, मालवा में पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटा गया, जिससे वहां यह समस्या पैदा हुआ। पेड़ पौधे भी एकदम अंधाधुंध कटे गए, वहां से फैक्ट्रियां लगाई गई, जिसके चलते ये प्रॉब्लम्स वहां पे हुआ। उद्योग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है या गर्म होती है, जिसके कारण वायुमंडल और ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। क्या हो रहा है, देखो, उद्योग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है, इससे क्या हो रहा है, और ये गर्म होती है, जिसके कारण वायुमंडल ओजोन परत को नुकसान हो रहा है और सही समय पे सही ढंग से वर्षा नहीं हो रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखो कि मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज रिनेसां के बहुत पहले हो गए। पानी के रखरखाव के लिए उन्होंने क्या क्या प्रबंध किए थे। तो पानी के रखरखाव के लिए इन्होंने क्या प्रबंध करा है, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखो, पहला, मालवा के विक्रमादित्य, भोज और मुंज आदि राजा इस बात से परिचित थे कि इस पठारी क्षेत्र में पानी को रोक कर रखना अति आवश्यक है, इसलिए उन्होंने तालाब, कुएं, बावड़ियों का निर्माण करवाया। बावड़ी माने होता है सीढ़ीदार तालाब। तो ये सब चीज का इन्होंने पहले ही निर्माण करवा दिया था, क्योंकि भाई उनको पता था कि यहाँ पर पानी अगर इकट्ठा करके नहीं रखेंगे तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगा, इसीलिए। आगे देखो, इन राजाओं ने तालाब, कुएं और बावड़ियों का निर्माण करवाया। इस तरह हुआ बरसात का पानी जमा करके रख सकते थे। मालवा के लोग साल भर इसी पानी का उपयोग करते थे और मालवा के लोगों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता था। बात समझ में आ रहा है? मतलब जो राजा थे, मालवा के जो राजा थे, विक्रमादित्य, भोज, मुंज, ठीक है, ये सब क्या, इन लोगों ने क्या क्या पानी को इकट्ठा करना उचित समझा, इसलिए इन्होंने तालाब, कुएं, बावड़ी ये सब का निर्माण कराया, जिससे पानी एकदम पूरा साल भर वहां पर मिलते रहता था, पानी का कमी उन लोगों को नहीं होता था। इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अपना मालवा खाओ उजाड़ी सभ्यता में शीर्षक का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या है इसका आंसर होगा, मैंने इसका जो टाइटल ये जो रखा गया है इसके बारे में आपको बताना कि अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता, इसका मतलब क्या है। देखो, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता शीर्षक से आशय है कि हमने विकास के नाम पर पृथ्वी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ों इत्यादियों को उजाड़ दिया है। जाहिर सी बात है भाई, विकास के नाम पर हम लोग अपने पूरे वातावरण को, पूरे पर्यावरण को उजाड़ दिया है। उद्योग के नाम पर पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। आजकल ना तो समय पर वर्षा होती है और न ही समय पर सर्दी गर्मी लगती है। इस विकास ने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण को जन्म दिया है, जिससे पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। पूरा पर्यावरण यहाँ पर हमारा प्रदूषित हो गई है। पृथ्वी का विनाश हो रहा है, सब कुछ उजड़ रहा है, इसलिए लेखक ने इसे उजाड़ की सभ्यता कहा। मालवा भी इस उजाड़ की सभ्यता से नहीं बच सका। मालवा में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परंतु इस सभ्यता से सब कुछ उजड़ गया, इसलिए इस पाठ का शीर्षक अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता रखा गया। क्यों रखा गया अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता, आपको पता चल गया इन्हीं कारणों से, क्योंकि भाई विकास के नाम पर हमने हर एक चीज को उजाड़ दिया है, हम लोगों ने अपने पर्यावरण, अपने वातावरण को उजाड़ दिया है, इसलिए इसका नाम रखा गया है अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है कि धरती का वातावरण गर्म हो रहा है, इससे यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है, टिप्पणी कीजिए। देखो भाई, यूरोप और अमेरिका जो है ना, इन्हीं देशों में सबसे ज्यादा फैक्ट्री है, जिसके चलते पूरा जो संसार, पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो दुनिया है, जिसका वातावरण गर्म हो रहा है। देखो, धरती का वातावरण गर्म होने का कारण देखो, पहला है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, दूसरा प्रतिदिन नए नए उद्योगों की स्थापना, तीसरा उद्योगों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें बहुत ही तेजी से फैल रही है और धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। तो ये इन्हीं कारणों से क्या हो रहा है, धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। अगर हम लोग आगे देखें, अगर बात करें यूरोप और अमेरिका की भूमिका, तो क्या रोल है। देखो, उद्योगों का सबसे अधिक विकास यूरोप और अमेरिका में हुआ है। यूरोप और अमेरिका में सबसे ज्यादा फैक्ट्री उद्योग है। यूरोप और अमेरिका प्रतिदिन वातावरण में अनेक हानिकारक गैसें फैला रही है,
जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। कोई ऐसा नहीं है कि अमेरिका और यूरोप में फैक्ट्री है तो केवल केवल अमेरिका और यूरोप को भी नुकसान हो रहा है, नहीं, पूरे दुनिया को नुकसान हो रहा है इससे। ये देश इन्हें रोकने को भी तैयार नहीं है। इस प्रकार धरती का वातावरण गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की प्रमुख भूमिका है। आप देख लो, धरती का जो वातावरण गर्म हो रहा है इसमें यूरोप और अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, इसी के चलते ये सब चीज हो रहा है। आगे देखो, अगला है यहाँ पे कि लेखक ने नर्मदा नदी की स्थिति का वर्णन किस प्रकार किया। नर्मदा नदी का वर्णन किस प्रकार से किया गया है, तो देखो, पहला है, लेखक कहता है कि नर्मदा नदी पर बांध का निर्माण हो रहा है, इस कारण वह पीड़ित है। किसी स्थान पर उसका तल स्पष्ट दिखाई देता है तो कहीं उसकी गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मतलब कहीं कहीं पर तो पानी इतना अधिक मात्रा में है कि आप पता भी नहीं लगा पाओगे कि कितना गहरा है, और कहीं कहीं पर उसका तल दिख रहा है, मतलब कहीं कहीं पर पानी बहुत ही कम मात्रा में है। लेखक कहता है कि नर्मदा पर बांध बनाया जा रहा है, साथ ही इसमें बार बार बाढ़ भी आती रहती है, लेकिन इन सब के बावजूद नर्मदा में खूब पानी है और बहुत तेजी से बहती जा रही है। किसी स्थान पर यह शांत और गंभीर में भी बहती है। आगे देखो, नर्मदा नदी पर सीमेंट कंक्रीट का एक विशाल राक्षसी बांध बनाया जा रहा था, जिससे बहुत सारी जलीय जीव मरने वाले थे। इसलिए इस बांध का नाम क्या बोला गया, राक्षसी बांध इसको बोला गया। इनके बांध बनाया जाएगा तो बहुत सारे जीव जंतु मारे जाएंगे। ठीक है, इसको देखो। आगे देखो क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगती रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखो भाई, अगर कोई भी गांव है, कोई भी जगह है, अगर वहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से पानी पड़े तो क्या होगा वहां पे, तो देखो क्या क्या होगा। मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगती रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पहला, कि मालवा में स्थित नदी नाले पानी से भर जाते हैं। जो भी नदी नाले तालाब जो भी रहेंगे ये पानी से क्या होंगे, भर जाएंगे। बरसात का पानी घरों में भी घुस जाता है। ठीक है, ऐसे लिखना घुस। ठीक है, ये घुस अलग चीज हो गया, ये घुस अलग हो गया। ठीक है, ये घुस खाने वाला घुस है और ये हो गया ऐसा घुस, मतलब घुस जाना ऐसा। थोड़ा मिसप्रिंट था, इसको सुधार लेना, ऐसा घुस आप लिखना। ठीक है, घुस जाता है। बरसात के कारण मालवा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में बहुत समस्या होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में भी क्या होती है, बहुत ज्यादा समस्या होती है। कुछ फसलें पानी के कारण गल जाती है, परंतु आगे के फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का पानी जमा हो जाता है। देखो, बहुत सारे ऐसे फसल है जो अधिक वर्षा के कारण गल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर आगे जो भी हमें फसल रोपना है सिंचाई के लिए हमें भरपूर मात्रा में पानी मिलता है। कुआं, तालाब, बावड़ियों इत्यादि सभी पानी से भर जाते हैं। जो भी कुआं है, तालाब है, बावड़ियां है, सब पानी से क्या होते हैं, भर जाते हैं। इसके बाद देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे। देखो इसका उत्तर, वर्तमान समय में मनुष्य बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, प्रतिदिन नए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं, जिससे प्रदूषण फैल रहा है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। वर्तमान समय में जल प्रदूषण आम बात है। नदियों में शहरों का गंदा पानी बहा दिया जाता है, साथ ही उद्योगों का जहरीला पदार्थ भी इसमें डाल दिया जाता है, जिससे नदियों का पूरा पानी बेकार होता जा रहा है और पानी पीने योग्य नहीं रहा और पानी में रहने वाले जीव जंतु खत्म हो रहे हैं। अतः हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। यमुना नदी तो नाले में बदल ही चुकी है। जितना भी कूड़ा कचरा जो भी है सब नदियों में बहा दिया जा रहा है, जिससे नदी क्या हो रहा है भाई, नाले का रूप ले रहा है, नाला बन जा रहा है। ठीक है, इसको आप लिख देना। आगे देखो, आगे क्या है, हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वह पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे। देखो इसका आंसर क्या होगा, हमारे आज के इंजीनियर अज्ञानतावश ऐसे समझते हैं कि वह पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे। उन्हें पता नहीं है कि पहले ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने बरसात के पानी को जमा करने के लिए बड़े बड़े तालाब और बावड़ियों का निर्माण करवाया। ये मतलब अज्ञानतावश बोल रहे हैं, जो भी मतलब ये अज्ञान की कमी से, नॉलेज की कमी से लोग बोल रहे हैं कि पहले जो राजा महाराजा जो लोग थे उनको पता नहीं था। भाई पहले भी पता था, उन लोगों ने भी तालाब बावड़ियों का निर्माण किया था। हाँ, अभी कुछ मॉडर्न तरीके से हो रहा है, पहले कुछ मॉडर्न तरीके से नहीं था, बस हम इस चीज को बोल सकते हैं। आगे देखो, हमारे आज के इंजीनियर यह मानते हैं कि इस प्रकार के कार्य करने का ज्ञान उन्हीं के पास है, पहले के लोगों को यह ज्ञान न था। वे अपने ज्ञान का अतिरिक्त प्रदर्शन करने के लिए ऐसा सोचते हैं, वे सोचते हैं कि हम अपना ज्ञान का अत्यधिक प्रदर्शन करें, इसीलिए वे ऐसा बोलते हैं। आगे देखो, आगे क्या है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अंतराल फिर आपका खत्म हो जाएगा। देखो क्या है, लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वो उजाड़ की अब सभ्यता है। आप क्या समझते हैं, आप क्या मानते हैं। अभी जो ऊपर में बताया गया बस वही सब चीज आपको लिख देना है। हम लेखक किस कथन से बिल्कुल सहमत है।
ऐसी औद्योगिक सभ्यता जिसने विकास के नाम पर प्रदूषण, प्रकृति से खिलवाड़, पृथ्वी का विनाश ही क्या है। इसे उजाड़ की अब सभ्यता ही कहा जाता है। यह विकास और प्रगति के नाम पर विनाश की ओर ले जा रहा है। भाई कुछ भी नहीं हुआ है, विकास के नाम पर यहाँ पर हर एक चीज का दोहन हुआ है। पर्यावरण, वातावरण सब कुछ उजड़ गया है। मनुष्य ने अपनी उत्पत्ति के साथ ही पृथ्वी का विनाश करना शुरू कर दिया, परंतु तब विनाश की प्रक्रिया बहुत ही धीमी थी, लेकिन अब बहुत। जैसे मनुष्य ने अपने आवास, उद्योग, सड़क के लिए पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया, ईंट के निर्माण के लिए मिट्टी का प्रयोग किया, कोयला, सीमेंट, धातु इत्यादि की आवश्यकताओं के लिए उसने पृथ्वी को खोद डाला। यह कैसा विकास है। औद्योगिक विकास के कारण जीव जंतु, पेड़ पौधा, नदियां, पहाड़ों, भूमि सभी को नुकसान हो रहा है, जो हमें उजाड़ रहा है। अतः हम इसे उजाड़ की अपसभ्यता मानते हैं, इसलिए इसको उजाड़ की अपसभ्यता बोला गया है। देखो भाई, हमारा जो अंतराल है, अंतराल हमारा खत्म हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता देना। आगे हर एक चीज आपको करा दिया जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।